अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा देखें, आज का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास चैप्टर 2 है, जिसमें पहला है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है भाई, गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स में होती है, ये तो आपको पता है। गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और गैस का पार्टिकल का वॉल्यूम हम जीरो मानते हैं। ठीक है भाई। और गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सही है भाई। गैस की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अब क्या लिखेंगे कि भाई, अगर आपसे पूछ लें कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है भाई। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम पहुंच गए कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? काइनेटिक एनर्जी से। और मजीद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं बता दूं, क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ। तो क्लास के अंदर हमने क्या कहा कि भाई जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सही है भाई। अब मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला स्टेप जो आता है वो आता है क्या चीज़ बेटा? सबसे पहले गैस के अंदर जो है तीन तरह की वाइब्रेशन होती है, या जो एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होती है। देखिए पॉइंट नोट डाउन कर लें। गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये नोट कर लें पॉइंट को, कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? वाइब्रेशनल काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी और पोटेंशियल वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है भाई। गैस के अंदर ये इसके बराबर होती है, नोट डाउन कर लें। फिर मजीद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला स्टेज जो आता है, अगले स्टेप में हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ। उससे पहले कुछ चीजें जो आपसे पूछ सकते हैं वो नोट डाउन कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कि भाई ये देखें, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एरिया। ये आपको डिफरेंट प्रेशर दिए हुए हैं। सही है भाई। इन प्रेशर को देख लें, हाईलाइट कर दिया कि 1 atm किसके बराबर होता है? 1 atm psi में किसके बराबर होता है? 1 atm किलो पास्कल में किसके बराबर होता है? 1 atm टोर में 760 टोर के बराबर होता है। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और 10 की पावर 7 अर्क के बराबर होता है। ये याद करने वाली चीजें जो आप याद कर लेंगे। ठीक है भाई, जो मैंने हाईलाइट किया एरिया ये आप याद कर लेंगे। और इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये प्रेशर की डिफरेंट यूनिट जो आपको याद होनी चाहिए। फिर बॉयज लॉ पे चलते हैं। बॉयज लॉ क्या बताता है ये देखें। बॉयज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, बॉयज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहाँ पे यहाँ लिख के बता देता हूँ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका? कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये बॉयज लो का ग्राफ है जो पैराबोलिक कर्व बनता है। जब जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ग्राफ जो है वो नीचे से कहाँ शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ। ग्राफ नीचे से कहाँ शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ। सही है भाई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर टेम्परेचर कम है तो ग्राफ नीचे आएगा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ग्राफ पैराबोलिक कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, चैट पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद मैं अगली बात करता हूँ बॉयज लो। आप सबको पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब मजीद आगे बढ़ते हैं तो आपके पास अगला लॉ जो आता है वो चार्ल्स लॉ आता है। क्या आता है? चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ कहता है, यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे तो बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगा। प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ये लाइन कहाँ पर आती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी। ये लाइन कहाँ आती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी। तो अगर आपसे बोलें कि भाई हाई प्रेशर पे 400 का ग्राफ क्या होगा, तो ओरिजिनल लाइन से लाइन क्या होती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होप सो। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका रिकॉर्ड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो, एक टर्म है एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन, ये भी नोट डाउन कर लें आप लोग कि एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है। किसी भी गैस का एब्सोल्यूट जीरो पर, किसी भी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू जीरो। दो मिनट रुकिएगा बेटा, अजान हो जाए फिर मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बेटा अजान हो रही है, अजान के बाद क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ठीक, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही है भाई। और क्या चीज कांस्टेंट होता है इसमें, प्रेशर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई। और अगर हम चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखें किसके दरमियान बनता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, यानी P1 कम है और P2 ज्यादा है, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये ग्राफ जो है ना हमारा नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ये P1 पे और ये P2 पर। ठीक है भाई। चार्ल्स लॉ में एक चीज आती है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, इसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, जीरो होता है। किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो होता है। टेम्परेचर कितना होता है, नोट डाउन कर लेंगे, -273 सेंटीग्रेड। या केल्विन में क्या होता है बेटा, जीरो केल्विन। इस टेम्परेचर पर आकर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो लॉ आता है वो आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ बोलता है कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब होता है किसी कंटेनर में से गैस का बाहर निकलना। किसी कंटेनर में से गैस का बाहर जाना, कोई गैस बाहर की तरफ जा रही है, डिफ्यूज हो रही है वो गैस कंटेनर से। तो ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन बताता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे, स्क्वायर रूट डेंसिटी ऑफ गैस से। यानी जैसे जैसे गैस की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है R1/R2 अंडर रूट D2/D1। या फिर दूसरे लफ्जों में वो गैस
जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगी उसका डिफ्यूजन कम होगा। जी बेटा, फिर आगे दूसरा फॉर्मूला होता है इसका ग्राम्स लॉ का, R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले इसके काम में आएंगे आपके ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बाद हमारे पास आ जाती है जर्नल गैस इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उससे पहले एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सही है, ये बताता है कि जो भी गैस का प्रेशर होता है, जो भी पार्शियल प्रेशर है, वो बराबर होता है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जब इसके सवाल सॉल्व करेंगे। तो टोटल पार्शियल प्रेशर बराबर होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, यहाँ तक के होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ जाती है जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा उसका? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सही भाई, जनरल गैस का फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। इसके बाद मैं फेडरल की बुक से आपको रियल गैस इक्वेशन भी दिखाऊंगा। ये क्या है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, आर की वैल्यू आप याद रखेंगे, आर की वैल्यू दो होती है, एक होती है 0.0821 और एक होती है 8.31। ठीक है, 8.31। अच्छा भाई, अब इसके बाद अगर मैं आपको मजीद रियल गैस इक्वेशन की बात करूं जिसे वंडरवॉल इक्वेशन कहते हैं, वो देखते हैं कि ये वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है। एक मिनट। हाँ भाई, अब इसके बाद जो आपने अहम बात याद रखनी है, पहले वंडरवॉल इक्वेशन देख लें क्या होती है, फिर मैं आपको दो तीन चीजें और बताता हूँ। ये आ गई आपके पास वंडरवॉल इक्वेशन यहाँ पर। इस इक्वेशन को नोट करेंगे आप लोग, कौन सी है ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वंडरवॉल इक्वेशन। पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। सही है भाई, जबकि यहाँ पर a और b वंडरवॉल कांस्टेंट कहलाते हैं। a की यूनिट तो आप याद कर लें, फिर ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। a की यूनिट याद कर लें, देखें, और b की यूनिट, वंडरवॉल इक्वेशन याद कर ली। इसके बाद a की यूनिट होती है एटीएम DM6 मोलर स्क्वायर इनवर्स, और b की यूनिट होती है DM³ मोल इनवर्स। अच्छा, जैसे जैसे गैस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ती जाती है, टेबल आपको बता रहा है, जैसे जैसे गैस की इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ती जाएगी, इन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, H2, हीलियम, नाइट्रोजन, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, इन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी?
बढ़ती जाएगी। याद रखें वंडरवॉल कांस्टेंट सबसे कम हीलियम के लिए होता है। ठीक है, तो इस चार्ट को देख ले, वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी। अब ये आया कैसे, जरा मैं ये आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है याद रखेंगे, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेता है विच वन इज अ वंडरवॉल इक्वेशन। तो वंडरवॉल इक्वेशन होती है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी इक्वल टू एन बी इक्वल टू एन आर टी। सही है भाई। पहली बात, अगर मैं बोलूं कि आइडियल गैस क्या होती है, तो आइडियल गैस वो होती है जो क्या करे बेटा, ओबेज ऑल गैस लॉ, एक कंडीशन। और दूसरी, ओबेज ऑल गैस लॉज, एक कंडीशन आइडियल होने के लिए। और दूसरी कंडीशन आइडियल होने के लिए आप याद रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। और आइडियल गैस में नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। जबकि अगर मैं रियल गैस की बात करूं, तो वहां पर वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होता। ठीक है भाई। और दूसरी बात, गैस में थोड़ी बहुत क्या मौजूद होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब मैं आपको बताता हूँ ये इक्वेशन क्यों बनाई गई। देखिए भाई, ये कंटेनर में गैस है, और गैस प्रेशर क्या होता है जब गैस पार्टिकल कंटेनर पे आकर क्या करता है, हिट करता है। ठीक है, तो अगर इसमें अट्रैक्शन हुई पार्टिकल्स में, तो ये इतनी पावर से जाकर अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी पीछे वाला पार्टिकल इसको पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। तो लिहाजा जो हमारे पास आइडियल प्रेशर है वो नहीं आएगा, हमारे पास आएगा आइडियल प्रेशर किसके बराबर होगा, जो आइडियल प्रेशर में से हम क्या करेंगे, पी डैश वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें प्रेशर पता लगेगा कितना आ रहा है, या ऑब्जर्व आइडियल प्रेशर में से पी डैश को माइनस करेंगे तो हमें प्रेशर का पता चलेगा। ठीक है भाई। अब ये पी डैश क्या है, पी डैश वो प्रेशर है जो अट्रैक्शन की वजह से कम हो रहा है, अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि टोटल प्रेशर आइडियल प्रेशर होता ही नहीं है, आइडियल में से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन की वजह से कम हो गया प्रेशर, तो हमने उसे बोला पी डैश। अच्छा, अब ये जो पी डैश है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से। और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब जितने मॉलिक्यूल हैं, हम दो मॉलिक्यूल मान लेते हैं, तो दो मॉलिक्यूल के लिए इसका फॉर्मूला हो गया, सॉरी, एन अपॉन वी, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल हटता है तो बेटा एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं ए। और एन एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो अब ये इसको देखें तो ये पी डैश इधर प्लस और माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो आइडियल प्रेशर जो बराबर आएगा वो आएगा प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है भाई, और ए की यूनिट आप याद रखेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो हमेशा वंडरवॉल इक्वेशन में क्या होगा कि आइडियल प्रेशर में से कुछ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गैस पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, वॉल्यूम, तो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो नहीं होता, तो फिर हम वॉल्यूम करेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं कि वॉल्यूम कैसे सही होगा। वॉल्यूम, अच्छा भाई,
गैस के अंदर जो वॉल्यूम है वो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो आइडियल वॉल्यूम है, ये वंडरवॉल ई कैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वंडरवॉल ई कैट के लिए नहीं, एम कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है, ठीक है, गैस का जो आइडियल वॉल्यूम होता है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आइडियल वॉल्यूम निकालने के लिए, आइडियल वॉल्यूम तो नहीं होता, नॉर्मली जो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम होता है वो हम जीरो मानते थे, क्या मानते थे, जीरो। लेकिन क्योंकि अगर हम हाई प्रेशर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे देखें तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, गैस का जो भी वॉल्यूम होता है उसमें से मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें आइडियल वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसलिए यहां पर जो है आपके पास नॉर्मल था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, तो हमने क्या करा, आइडियल गैस के लिए तो ये था, रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन बन गई अब ये, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, प्रेशर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास हो गया V माइनस एन बी। तो अब ये कहलाती है वंडरवॉल इक्वेशन, और जैसे जैसे गैस के अंदर अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी ये कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिएगा। इसके बाद मजीद अगर हम गैस में आगे चलते हैं तो और कोई खास बात गैस के टॉपिक में नहीं है। आए अब थोड़े से गैस के टॉपिक के फास्ट पेपर देखते हैं कि इसके सवालात कैसे होते हैं और उनको जवाब कैसे देना है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा भाई, अगर मैं बोलूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज 3 टाइम्स देन इट्स वॉल्यूम बिकम, तो बॉयज लॉ के मुताबिक पहला सवाल आप देख सकते हैं कि अगर प्रेशर 3 गुना बढ़ेगा तो वॉल्यूम 3 गुना कम हो जाएगा। तो इधर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, इधर आपका ऑप्शन बनेगा बी, इधर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, बी बन जाएगा, सही है भाई, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। अंडर व्हाट कंडीशन द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस विल बी मैक्सिमम, आइडियल गैस की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो भाई, इसको प्रूव करने के लिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है P इक्वल टू डी आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला है, जनरल गैस इक्वेशन से बना है। अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो पी एम अपॉन आर टी, सही है भाई, पी एम अपॉन आर टी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डेंसिटी के बराबर आ गया। तो अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए आइडियल गैस का, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाए तो डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इट मीन्स कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, सही है।
टेम्परेचर कम हो, जी जी कर दूंगा बेटा, मैं कर दूंगा। सही है भाई, तो इसके लिए नोट डाउन कर लें कि जब भी आपके पास प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तीसरा सवाल, इफ 1/V इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट वुड बी अपीयर। अगर हम वीक और प्रेशर को 1/V को और प्रेशर को प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन आता है। सही है भाई, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। The general gas equation for the volume of gas at various temperature। ठीक है, तो जर्नल गैस इक्वेशन एट वेरियस टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, तो जर्नल गैस इक्वेशन जो है मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर इनमें से कोई भी नहीं होती, वो होती है पी इज इक्वल टू एन आर टी। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सही है भाई, इसी तरह इसी तरह आगे जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ आर आपसे पूछ रहे हैं जो कि 0.0821 भी होती है। ठीक है, एटीएम डीएम क्यूब कैलविन मोल इनवर्स की यूनिट है। और इसके बाद डी वाली भी होती है लेकिन उसकी यूनिट सही नहीं है। अब मैं डायरेक्ट आपको पास्ट पेपर पे लेके जा रहा हूँ, इसके पहले हम पास्ट पेपर देखते हैं ताकि हमारी क्लास कंप्लीट हो सके। पास्ट पेपर में सबसे पहले ये आगे क्वेश्चन 1। The collision between particle of gas are elastic in nature. What is mean by the elastic collision? Elastic collision means that ऐसा collision जिसमें एनर्जी जाया नहीं होती। तो there's velocity of molecule changes नहीं, no change in mass during collision, no change in kinetic energy, no change in potential energy during the collision। कोई सी भी एनर्जी चेंज नहीं होती, no change in kinetic energy। ठीक है, और which one of the following express represent Avogadro law। सही है, एवोगाड्रो का मतलब क्या होता है कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। टेम्परेचर प्रेशर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट ऑप्शन बी में भी आ रहा है और ऑप्शन डी में भी आ रहा है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आपके सामने फॉर्मूला लिख देते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि एन आर टी इक्वल टू एन, एवोगाड्रो बोलता है कि भाई ये देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो अब देखो कौन सा आ रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें वॉल्यूम की इक्वेशन, तो वॉल्यूम की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर एन अपॉन टी पी। ठीक है भाई, पी विजिकल टू एन आर टी को अरेंज करके आप खुद भी निकाल सकते हैं, क्या है दोबारा बता देता हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी एन आर टी। तो वॉल्यूम के लिए P मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो एन आर डायरेक्टली किस में आ रहा है, एन आर टी अपॉन पी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही है भाई, इसी तरह से आप इसको निकालेंगे। फिर ये एक फिजिक्स का एक सवाल बीच में आ रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाला। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, तो द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर, sorry, molar mass। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 22.4 डीएम क्यूब में 1 मोल होता है, 1 मोल में 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। पांचवा सवाल,
there are four gases hydrogen, helium, neon, carbon dioxide. Which gas show the greater non ideal behavior? तो सबसे ज्यादा नॉन आइडियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका वंडरवॉल कांस्टेंट बहुत ज्यादा था। क्लास के शुरू में मैंने आपको पूरा टेबल दिखाया था, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। अच्छा भाई, विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द बॉयज लॉ? फिर भी मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, आइडियलिटी ग्राफ भी देख लें। आइडियलिटी ग्राफ क्या होता है वही मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लें इसमें कि कौन सी गैस ज्यादा नॉन आइडियल है। ये याद रखिएगा, किताब से ही पूछते हैं। ये आपको कर्व ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ देख सकते हैं। तो आइडियल गैस से सबसे ज्यादा दूर अमोनिया, C2H4 NH4, N2 आइडियल के बड़ी करीब है, और H2 भी आइडियल के करीब है, और हीलियम भी आइडियल के बड़ी करीब है। और जिसकी वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा नॉन आइडियल होगी। तो देख लो भाई, एक और वंडरवॉल कांस्टेंट भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे कम वंडरवॉल कांस्टेंट आ रहे हैं हीलियम के, 0.0034। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 0.36। और अगर मैं इसमें नाइट्रोजन का देखूं तो बहुत कम आ रहा है। तो जिसका वंडरवॉल कांस्टेंट ज्यादा होगा वो गैस क्या हो जाएगी? नॉन आइडियल सिंपल जो मॉलिक्यूलर गैस होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा? नॉन आइडियल्स होती हैं। ठीक है भाई, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद विच ग्राफ शो द बॉयज लॉ? आप सबको पता है बॉयज लॉ जो है वी और पी के दरमियान ग्राफ बनता है। और अगर वी और पी के दरमियान, देखिए बॉयज लॉ के दो ग्राफ हैं, मैं फिर बता देता हूँ आपको। बॉयज लॉ के कितने ग्राफ हैं? दो। एक ग्राफ बेटा ये होता है कि जब हम वी और पी के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो वो आता है पैराबोलिक कर्व, वी और पी। और जब वी या 1/v, कोई भी एक चीज 1/, में होगी, कोई भी एक चीज 1/, में होगी, v और 1/p, तो कैसा ग्राफ आता है इसका? स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ये वाला ग्राफ। सही है भाई, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास जो है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, देख लो ये रट्टा है, सॉलिड का टॉपिक है। एक NaCl में 6 नेगेटिव आयन होते हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है NaCl का। वैल्यू ऑफ आर की सही यूनिट, तो सही यूनिट है 0.0821 ATM/DM³ केल्विन मोल इनवर्स, ये वाला सही है, सी ऑप्शन। ए की यूनिट गलत है, ए में जूल मोल, जूल मीटर केल्विन इनवर्स होता है। ठीक है, जूल मीटर मोल केल्विन इनवर्स, तो ये वाली सी वाली यूनिट का सही है। द इक्वेशन कॉल्ड वंडरवॉल इक्वेशन इसको कहते हैं, जो आपके सामने लिखी हुई है। 9 10 The gas is in closed container 20 cm cube moving in the piston according to kinetic theory gas. What is the effect of freely moving molecule of the gas if temperature increase 20 to 100 degree? अच्छा, गैस है जिसका वॉल्यूम 20 cm क्यूब है, अब इसका हमने टेम्परेचर 20 से 100 कर दिया। तो अगर टेम्परेचर 20 से 100 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो फिर जो है पार्टिकल कोलाइड ज्यादा करेंगे। तो और सिंपल बात है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। कोलाइडिंग कैपेसिटी मॉलिक्यूल विल बिकम लोअर, नहीं कोलिजन बढ़ जाएगा। प्रेशर विल बिकम 1/2, प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट ऑन फ्रीली मॉलिक्यूल, नो इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, चार्ल्स लॉ ने कहा था। 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इक्वेशन ऑफ कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? तो बेटा देखो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ फिर से आपको। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और जब भी ये एन हटता है, एन का मतलब होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो पीवी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आर टी, ऐसे आ गया। अगर मुझे अब मॉलिक्यूलर मास के लिए फॉर्मूला बनाना है तो मॉलिक्यूलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पीवी के पास।
तो और पीवी डिवाइड में आ जाएगा, दोनों की जगह इंटरचेंज होगी, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए फॉर्मूला बन गया मास आर टी, मास आर टी अपॉन पीवी। तो मैच कर लेंगे आप इसमें, तो क्या बन गया भाई, मास आर टी अपॉन पीवी, ऑप्शन डी बन गया। विच स्टेटमेंट एप्लीकेबल बोथ आइडियल और नॉन आइडियल गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात आइडियल में होती है। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इलास्टिक, मॉलिक्यूल इन रैंडम मूवमेंट, सी ऑप्शन सही है, आइडियल और नॉन आइडियल हो, गैस रैंडम मूव करती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सब में वाटर का होता है, H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उसके बाद HF का, फिर NH3 का, फिर HCl का। सही है भाई, वाटर सबसे ज्यादा, HF, NH3, HCl। एट 1489 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वाटर बॉइल्ड। सही है। अच्छा भाई, एक और बात बता दूं, यहाँ पर बॉइलिंग के लिहाज से आपको ये प्रेशर दिया हुआ है, तो जो होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और नॉर्मल प्रेशर कितना होता है हम पर 762, 760 मिलीमीटर पर। अगर प्रेशर 760 हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। और प्रेशर देखो 700 का डबल करो 1400, तो अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, वाटर विल बॉयल एट 120 डिग्री। सही है, प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, तो 100 से ज्यादा पे बॉयल होगा, 100 से ज्यादा पर यानी कि तकरीबन 120 डिग्री पर। आइस लेस देन वाटर, 4 डिग्री पर आइस की डेंसिटी बहुत कम हो, सॉरी 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर आइस पानी से बड़ी हल्की होती है, ऊपर तैरती है। क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस, ईच एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट बाय 4 हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन से अटैच होता है, 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है। क्यों भाई, देखो भाई आइस के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बता दूं साथ साथ। आइस में आइस बनता है, तो नोट कर लीजिएगा इस तरह, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये वाटर है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, अब ये ऑक्सीजन की लोन पेयर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो इस तरह एक ऑक्सीजन, एक ऊपर भी लोन पेयर होता है, तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होता है किसको, दूसरे वाटर के हाइड्रोजन को। तो इससे आप बेटा याद रखेंगे कि 4 हाइड्रोजन एटम से सराउंड